वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जो टॉपिक्स हमारे होंगे उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा डेफिनिशन फर्टिलाइजेशन की, कि क्या फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। क्लियर है? तो एक मेल और एक फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम बात करेंगे मेल और फीमेल गैमीट्स के बारे में कि जो गैमीट्स होते क्या हैं। जो गैमीट्स हैं, यानी कि मेल्स में जो गैमीट है उसे कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल में गैमीट है उसे कहते हैं ओवा। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है, कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन बेसिकली हो रहा है। दैट इज द साइट ऑफ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी, और जो रिवाइज्ड एडिशन है एनसीईआरटी का उसमें कह रहे हैं कि एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब देखिए जो इवेंट्स आएंगे उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन असल में कैसे होता है, उन इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कि सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म आ गया है, और ये स्पर्म कैसे पहुंचेगा ओवा के पास तक, हम इसकी बात करेंगे। और इसके दो तरीके हैं, एक तो स्पर्म का अपना खुद का एफर्ट होता है, और दूसरा तरीका है कि रोल ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो रोल है वो कैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और वो उसकी वजह से स्पर्म आगे मोटाइल होता है और आगे की तरफ जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अराइवल ऑफ एग। उधर से क्या होता है, ओवरी से निकल रहा होता है एग। तो ओवरी से जो एग निकल रहा है उस एग का अराइवल के एम्पुलर रीजन तक वो पहुंचेगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म की, कि स्पर्म कैपेसिटेशन क्या होता है। बेसिकली स्पर्म का कैपेसिटेशन ये होता है कि एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है कि एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म या कैपेसिटेशन क्या होता है, बेसिकली इसको डिफाइन करिए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो स्पर्म जो है वो किस तरीके से एक्टिवेट होगा हम इसे देखेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में। फिर फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो होंगे या इवेंट्स जो होंगे फर्टिलाइजेशन के, जिसमें पहला इवेंट जो होगा वो होगा एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा होगा कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा होगा स्पर्म की एंट्री, चौथा होगा कैरियोगेमी, एक्टिवेशन ऑफ एग, और फाइनली हम लोग फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या उससे फायदा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, अब शुरू करेंगे हम लोग जो टॉपिक को, वो बेसिकली हमारा फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन तो हो गई, हमने पता कर लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर। तो मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे आपको दो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए हुए हैं। एक ये मेल गैमेट है जिसे हम स्पर्म बोल रहे हैं, और एक ये फीमेल गैमेट है जिसे हम ओवा बोल रहे हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो स्पर्म जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, और इसकी डिटेल स्टडी हम लोगों को यहाँ पे करना है कि ये स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये स्पर्म बनता होगा, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बात करना है। तो चलिए थोड़ा सा स्पर्म को देख लेते हैं कि ये स्पर्म में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए स्पर्म में सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है एक्रोसोम। इसके बाद ये स्पर्म के तीन रीजन, पहले तो मैं आपको डिफाइन कर दूं कि स्पर्म के तीन रीजन कौन कौन से होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक, और तीसरा होता है मिडिल पीस। ये तीन मेन रीजन है, और मिडिल पीस से ही निकलती है टेल। क्लियर। तो ये स्पर्म के तीन मेन रीजन है, हेड, नेक और मिडिल पीस। हेड जो होता है उसमें ऊपर की तरफ एक्रोसोम होता है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक मतलब कि ये डिग्रेड कर देंगे, किसी चीज को तोड़ देंगे। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम में। इसके बाद यहाँ पे जो हेड रीजन है, उस हेड रीजन में एक्रोसोम के जस्ट नीचे आपको मिल रहा है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, और ये क्रोमोसोमल मटेरियल न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, चूंकि ये मियोसिस से बनता है, और तो ये हैप्लॉइड होगा, एन होगा, यानी इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे।
इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे हेड के नीचे, जस्ट नीचे आप देखिए ये एक इन्वेजिनेशन टाइप की छोटी सी दिख रही है, ये रीजन कहलाता है नेक। तो ये वाला रीजन जो हो गया ये कहलाया आपका नेक। इस नेक रीजन में आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक मिल रही है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं। सेंट्रियोल आपने पढ़ा होगा सेल में, ये सेंट्रियोल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो सेंट्रियोल होती हैं और ये सेंट्रोसोम कहलाता है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। और ये सेंट्रोसोम जो होता है इसमें ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं कुछ इस तरीके से, और ये एक सेंट्रियोल इसमें दिखाई गई है जिसे कह रहा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये ऊपर की तरफ है, और दूसरी सेंट्रियोल जो दिखाई गई है वो नीचे की तरफ, ये डिस्टल सेंट्रियोल कहलाती है। क्लियर है? तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। ये अगर आप डिटेल स्टडी करना है तो 11th क्लास में सेल चैप्टर में जो चैप्टर है उसमें सेंट्रियोल के बारे में दिया हुआ है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल के बाद अगर डिस्टल सेंट्रियोल को देखिए तो यहां से कुछ फाइब्रस एलिमेंट्स निकल रहे हैं, इन्हें कहते हैं एक्सिलरी फिलामेंट्स। तो ये आपके एक्सियल फिलामेंट हो गए, और ये एक्सियल फिलामेंट 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। एक्सियल फिलामेंट्स जो है वो किसके अरेंजमेंट में है? 9+2 के अरेंजमेंट में है। 9+2 का अरेंजमेंट क्या होता है आपने फ्लैजिला में पढ़ा होगा। 9+2 9 डबलेट्स होते हैं और 2 सिंगलेट होते हैं मिडिल में। क्लियर है? ये फ्लैजिला में मिलता है ये, और ये यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बेसिकली यहाँ एक्सियल फिलामेंट उसी टाइप का मिल रहा है, 9+2 अरेंजमेंट। एक्सियल फिलामेंट के ऊपर अगर आप देखिए तो ये स्पाइरल शेप में माइटोकॉन्ड्रियाज जो होते हैं वो स्पाइरल शेप में यहाँ पे आ जाते हैं। तो और ये रीजन जो कहला रहा है जिसमें ये एक्सियल फिलामेंट आ रहा है, प्रोसीड कर रहा है, वो रीजन कहला रहा है मिडिल पीस। तो ये वाला आपका हो गया मिडिल पीस। क्लियर? तो ये मिडिल पीस रीजन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है जो कि स्पाइरल शेप में है। क्लियर हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका स्पाइरल शेप में है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखिए तो ये एक्सियल फिलामेंट के पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, ये इस तरीके से चारों तरफ से घेरे हुए। नीट 2016 जो कि सीबीएसई 2016 कह सकते हैं, या नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया मैचिंग के लिए। तो मैचिंग के लिए जो क्वेश्चन आया उसमें निबकर्ण दिया हुआ था। ये निबकर्ण टर्म बेसिकली इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है। इंसेक्ट के स्पर्म के लिए निबकर्ण टर्म यूज होता है। उसके स्पर्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो भी स्पाइरली शेप होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये वर्ड रिलेट होता है। क्लियर? तो यही मैचिंग में आया था, मैच द कॉलम में, कि आपको इस कॉलम से उस कॉलम को मैच करना है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया निबकर्ण से मैच होता है। क्लियर? इसके बाद ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये प्रोसीड कर रहा है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो ये प्रोसीड करता है तो मिडिल पीस के एंड में रिंग सेंट्रियोल होती हैं, जिसे एन्युलस भी बोल रहे हैं, रिंग सेंट्रियोल या एन्युलस। इसका फंक्शन अभी डिफाइन नहीं है कि क्या फंक्शन होता है, बेसिकली यहाँ ये मिलती है। आगे की तरफ जब ये प्रोसीड होता है एक्सियल फिलामेंट तो ये बीच से मिलता हुआ चला जा रहा है और ये टेल में प्रोसीड करता है, और ये टेल आगे की तरफ जाके बंद हो जाती है, लेकिन एक्सियल फिलामेंट आगे की तरफ भी निकल जाता है। देखिए ये थोड़ा सा पार्ट इसका आगे की तरफ निकला हुआ है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल आपको पता चल गया, हम इसको यहां से हटा दे रहे हैं। और ये जो थोड़ा सा पार्ट आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग एंड पीस। क्लियर? तो स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, और स्पर्म से रिलेटेड जानकारी भी मिल गई होगी। एक्रोसोम इट इज अ मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है, और गोल्गी बॉडीज में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। कई तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, लाइक हाइलुरोनिडेज, लाइपेज, इस तरीके से कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड करेंगे ओवा के कवरिंग्स को। जैसे ये ओवा है, इसकी कवरिंग को डिग्रेड करेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। इसका न्यूक्लियस ये ओवा का, और इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तो ये ऊपर से जब आएगा तो फर्टिलाइज करने के लिए इसको तोड़ता हुआ आएगा। तो इस फर्टिलाइजेशन के इवेंट में हम लोग एक्रोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एक्टोसोम है, अभी हम लोग इसी वीडियो में एक्रोसोम है, इसमें कौन कौन से एंजाइम बेसिकली होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहां तक हम लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया। अब हम लोग ओवा के बारे में जानकारी लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं अब ओवा की, और ओवा के बारे में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है ओवा का। ओवा जो होता है ये फीमेल गैमेट है, और कैसा होता है, मोटाइल के नॉन मोटाइल। जैसा कि अभी हम लोगों ने स्पर्म के बारे में देखा था कि स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है, लेकिन ओवा नॉन मोटाइल होता है। अच्छा, ओवा कैसा होता है, तो ये नॉन पीरियोडिक होता है। फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स में ओवा जो होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है। नॉन पीरियोडिक का मतलब होता है विदाउट शेल, इसके ऊपर शेल्स नहीं होंगी। जैसे कि आपने एक मुर्गी का अंडा देखा होगा, तो जो मुर्गी का अंडा होता है उसके ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, या बर्ड्स के बाकी अंडों में आपको व्हाइट कलर की या अलग अलग कलर की कवरिंग्स मिलती हैं। तो जो कवरिंग उसे शेल कहते हैं, और ये शेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलीज होती है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई शेल नहीं मिलती है, तो इस तरीके के एग जिनमें शेल्स नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं नॉन पीरियोडिक एग। और साथ ही साथ जो यॉक सैक होता है वो भी इसमें एब्सेंट होता है। तो ऐसे एग या ऐसे ओवा जिसमें यॉक सैक नहीं होगा, उन एग को कहते हैं, या यॉक नहीं होगा बेसिकली, यॉक सैक नहीं, यॉक, तो उसे कहते हैं एलिसाइथल टाइप। तो हमारे जो ओवा है ये एलिसाइथल और नॉन क्लियोडिक है। दूसरी बात, ओवा जो हमारा होता है, ये हमारा ओवा किस स्टेज में होता है, तो मियोसिस सेकेंड की स्टेज में ओव्यूलेशन होता है। मियोसिस सेकेंड की स्टेज में ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ओवा जो हमारा रिलीज होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है, हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि जो ओवा रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसके ऊपर कुछ कवरिंग्स रह जाती है। ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल का कुछ पार्ट तो वहीं रह जाता है ओवरी के अंदर, और बाकी कुछ पार्ट बाहर रिलीज होता है। तो ओवा के ऊपर कुछ सेल्स की कवरिंग रह जाती हैं, वो सेल्स की कवरिंग कहलाती हैं कोरोना रेडिएटा। दीज आर द सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, जो ग्रेनुलोसा लेयर बनी हुई थी, फॉलिकुलर सेल्स थी, उससे ग्रेनुलोसा बनी, ग्रेनुलोसा सेल्स थी। ये ग्रेनुलोसा सेल्स की ही कुछ रिमेन्स हैं जो इसके ऊपर अटैच रह जाते हैं, और ये सेल्स एक दूसरे से हेल्ड रहती हैं बाय हाइलुरोनिक एसिड। अभी हमने आपको स्पर्म में बताया कि हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो हाइलुरोनिडेज होता है। वो एक तरीके का स्पर्म लाइसिन का टाइप का एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। तो यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड मिलेगा जो इसको अटैच रखेगा एक दूसरे से। नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये एक नॉन सेलुलर लेयर है। एक कैसी है, नॉन सेलुलर लेयर है, जैसे हम कह रहे हैं जोना पेलुसिडा। इसमें सेल्स नहीं होती हैं, और क्या होता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन रिच कवरिंग है ये ओवा की। क्लियर है, ये ओवा है। तो ओवा की ग्लाइकोप्रोटीन रिच कवरिंग को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर प्रोटीन है जो स्पर्म को रिसेप्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म में फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस होती हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक में देख लेंगे अभी। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक स्पर्म आएगा जिसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होंगे, और ये जो ओवा है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होंगे। अगर ये दोनों मैच करते हैं, कंपैटिबल हैं, तभी स्पर्म यहाँ फर्टिलाइज कर पाएगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्टिफिशियली हम सीमेन, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का सीमेन किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दें, लाइक मंकी का सीमेन जो वो हम ह्यूमन फीमेल में डाल दें, तो क्या उसका स्पर्म इस ओवा से फर्टिलाइज कर पाएगा? तो नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके ऊपर जिस तरीके के प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर प्रोटीन्स उस मंकी के रिसेप्टर प्रोटीन्स से अलग होंगे, तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी के लिए यहाँ पे 3 टाइप के जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2, जोना पेलुसिडा 3 टाइप के कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, कहाँ, जोना पेलुसिडा में। क्लियर है? इसके बाद ओवा की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पे प्लाज्मा देखिए, यहाँ जोना पेलुसिडा 2 बार लिख गया है, तो ये वाला हम हटा दे रहे हैं, और कोरोना रेडिएटा भी। अब हमने आपको
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो थी जिसमें हमने ओव्यूलेशन के बारे में बात करी थी, वहां पेरीविटाइन स्पेस के बारे में बात करी थी। हमने कहा था इसको हम बाद में बताएंगे कि पेरीविटाइन स्पेस क्या होता है। तो देखिए मियोसिस सेकेंड की बात हो रही है, ये थोड़ा सा रिलेट करके चलेगा पिछली वीडियो से, थोड़ा सा रिलेट, कि जब ओवा बन रहा होता है तो ओवा प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte की स्टेज में आता है। जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होती है तो ये एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बनती है। जरा यहीं पे समझिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। एक पोलर बॉडी बनती है और दूसरी क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड में जाएगी आगे की तरफ, मियोसिस सेकेंड, और वहीं पे ये अरेस्ट हो जाएगी मियोसिस सेकेंड में मेटाफेज सेकेंड पे। मेटाफेज सेकेंड में ये अरेस्ट हो जाएगी और ओव्यूलेशन हो जाता है। यानी जो एक पोलर बॉडी बनेगी और एक सेकेंडरी oocyte बनेगी, तो जो पोलर बॉडी होगी वो भी इसी में कहीं अटैच रहेगी। तो ये आपको पोलर बॉडी दिख रही है, और जिस एरिया पे ये अटैच रहती है उसे कहते हैं पेरीविटाइन स्पेस। उसे क्या कह देते हैं, पेरीविटाइन स्पेस। क्लियर है? तो वो एरिया जहां पे पोलर बॉडी मिलेगी वो स्पेस क्या कहलाएगा, पेरीविटाइन स्पेस। क्लियर है? अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, अंदर की तरफ जो इसके अंदर लिक्विड भरा होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, उसे कह देंगे ऊप्लाज्म। प्लाज्मा लेमा को ही ऊलेमा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो सेकेंडरी oocyte और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं बेसिकली ये कैसी होती हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दें कि इनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिच होती हैं। कैसी है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिच ग्रेन्यूल्स हैं। ये बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन, जो हमने शुरुआत में बताया कि हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसमें एक टॉपिक था कॉर्टिकल रिएक्शन की। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, जब स्पर्म अंदर आता है तो ये बाहर की तरफ, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सारी की सारी बाहर की तरफ यहां आ जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टफ कर देती हैं। क्यों? क्योंकि अगला स्पर्म इसमें ना आ पाए और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करे। क्लियर है? तो वो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये क्या करेंगी, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेंगी। हालांकि इससे पहले ये भी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का भी एक रोल होता है, तो इसलिए वो भी हमने यहाँ पे दिखाया है। न्यूक्लियस की बात करें, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस स्पर्म के जैसे हैप्लॉइड ही होगा। अब बात करते हैं हैप्लॉइड, सॉरी, अब बात करते हैं हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम, सिर्फ 23 होंगे और 23 ही स्पर्म में थे। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों मिल जाएंगे और कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। बात यहाँ पे देखिए, हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं कि जो मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज सेकेंड में ये अरेस्ट हो रहा है। तो क्यों ये अरेस्ट हो रहा है? आपको स्पर्म में बताया कि दो तरीके की सेंट्रियोल होती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, और ये दोनों किसका पार्ट है, सेल सेंटर यानी सेंट्रोसोम का। तो सेंट्रोसोम का जो मेजर पोर्शन है, सेंट्रोसोम पूरा का पूरा पोलर बॉडी में चला जाता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे जो प्राइमरी oocyte है उससे सेंट्रोसोम, जितना भी सेंट्रोसोम था, ये सेंट्रोसोम किधर चला गया, पोलर बॉडी में, और यहां ज्यादातर साइटोप्लाज्म रह गया, सेकेंडरी oocyte जो बन रहा है। तो सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस सेकेंड करेगा, मियोसिस सेकेंड जब करेगा तो सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, जब मियोसिस सेकेंड होगी तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड आना चाहिए। प्रोफेज सेकेंड में तो ये सारी चीजें इवेंट होंगे कि फिर से कंडेंसेशन वगैरह पूरा हो जाएगा और क्रोमोसोम्स पूरे डिवाइड होने की कोशिश करेंगे।
अब जब इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स आएंगे तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। आपको पता होगा सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम सारे अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, और स्पिंडल फाइबर्स एनाफेज में इसे ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाते हैं। एनाफेज में ये इस तरीके से चले जाते हैं। तब ये क्रोमोसोम्स जो हैं दो सेल्स और बना लेंगे, एक न्यूक्लियस इधर बनेगा, एक न्यूक्लियस इधर बनेगा। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेंट्रोसोम ही बनाता है, और सेंट्रोसोम कहां चला गया? पोलर बॉडी में। तो यहां पे इसीलिए ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। कौन? ओवा, जो रिलीज हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। क्लियर हो रहा है? तो ओवा जो रिलीज हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो क्यों मेटाफेज सेकंड के ऊपर अरेस्ट हो गया, ये बात पता चल गई। ओवा के ऊपर कितनी कवरिंग्स होती हैं ये बात पता चल गई। कोरोना रेडिएटर क्या एक ही कवरिंग है? नहीं, और भी सेल्स हो सकती हैं। जितनी लेयर उसके ऊपर होंगी ग्रैनुलोसा सेल्स की, वो सारी मिला के कोरोना रेडिएटा होंगी। यानी कि इसके ऊपर हम ये अगर और बनाते चले जाएं तो ये भी होगी। आपको एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, तो एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें स्पर्म और फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की जो हेडिंग में दिया हुआ है कि ये स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको ये कोरोना रेडिएटा दिखाई गई है। कई कवरिंग्स होती हैं, कई सेल्स की कवरिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ एक सेल बनाई हुई थी, एक सेल की कवरिंग, लेकिन यहाँ पे कई सेल्स की कवरिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी किसकी? स्पर्म और ओवा की। और इसके बाद अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगी फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता कैसे है, उसके इवेंट्स क्या क्या होते हैं। चलिए उसको भी देखेंगे। एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे रह जाती है वो ये कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल क्या होता है। तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो यहाँ लिखा हुआ है, तो पोलर बॉडी जिस पोल की साइड पे होगी, जिस तरफ होगी, उस पोल को कह देंगे हम एनिमल पोल। और जिस पोल की साइड इसके जो अपोजिट पोल पड़ेगा, यानी ये वाला पोल तो हो गया एनिमल पोल जिस तरफ पोलर बॉडी थी, इसके अपोजिट वाला पोल जो होता है उसे हम वेजिटल पोल कह देते हैं। फर्टिलाइजेशन में देखेंगे आगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो देखिए, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। उसमें फर्टिलाइजेशन में अराइवल ऑफ ओवम की बात करेंगे कि देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आपको पढ़ाया गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जो ओवरी होती है, यहाँ पे जो ओवरी होती है, इस ओवरी से रिलीज होता है ओवा, जिसे फिम्ब्री के थ्रू यहाँ अंदर की तरफ लिया जाता है, और ये इनफंडिबुलम और एम्पुला रीजन तक जाता है। तो ये हो गया आपका अराइवल ऑफ ओवा। इसके बाद अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का अराइवल का मतलब हुआ कि जो स्पर्म यहाँ मेल जो है इंसेमिनेट करेगा, इंसेमिनेशन करता है जिसमें स्पर्म को रिलीज किया जाता है, तो उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। तो मेल जब इंसेमिनेट करेगा यहाँ पे तो बहुत ढेर सारे स्पर्म आएंगे, लगभग 300 मिलियन स्पर्म। एवरेज ऑन एन एवरेज 200 to 400 कहा जाता है, और हम 300 मिलियन स्पर्म कह देते हैं। तो यहाँ पे 300 मिलियन स्पर्म के करीब आएंगे जो कि सीमेन की फॉर्म में होंगे। ये सीमेन आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या चेंजेस आएंगे, ये अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ के बारे में हमने बात करी। जो चेंजेस आएंगे वो आएगा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो जो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म है, जो स्पर्म आपको अभी दिखाया गया था एक्रोसोम वगैरह की बात करी गई थी, तो एक्रोसोम के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिमूव करे जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ताकि ये एक्रोसोम अपने एंजाइम्स को आसानी से रिलीज करे इस ओवा के ऊपर और फर्टिलाइज कर पाए। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन या एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कैपेसिटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्या होता है कैपेसिटेशन। तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। एक्रोसोमल रिएक्शन, अब बात करेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन कि एक्रोसोम्स के ऊपर जो रिएक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पे जो एक्रोसोमल रिएक्शन है, इसमें एग जो है उसके ऊपर
स्पर्म के एक्रोसोम की रिएक्शंस क्या होंगे। आपको स्पर्म का डायग्राम तो पता ही है, जिसमें एक्रोसोम होता है, ये हेड होता है, जिसी में एक्रोसोम ऊपर वाला पार्ट है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, इसके बाद मिडिल पीस और फिर टेल आती है। तो जो एक्रोसोम है वो यहाँ के ऊपर अपने एंजाइम रिलीज करेगा इस एग के ऊपर, यानी कोरोना रेडिएटा है ये। इसके बाद जोना पेल्यूसिडा आएगी और फिर अंदर कहीं जाके ऊलेमा और फिर ये न्यूक्लियस होगा। क्लियर। तो यहां जो स्पर्म आ गया है, थोड़ा गंदा सा डायग्राम है स्पर्म का, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं कि स्पर्म जो आया यहाँ पे वो यहाँ एक्रोसोम अपनी रिएक्शन करेगा। तो एक्रोसोम में हमने आपको बताया था हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये 3 हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज आपको पता है कि जोना पेल्यूसिडा की जो सेल्स हैं ये हाइल्यूरोनिक एसिड से अटैच रहती हैं। तो हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा, आप समझ सकते हो कि वो इसको डिग्रेड करेगा हाइल्यूरोनिक एसिड को। तो ये जोना पेल्यूसिडा की जो कोरोना रेडिएटा है उसकी सेल्स जो है वो यहाँ से हट जाएंगी। उसके बाद आता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब इसमें जो सेल्स हैं इनके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो वो एंजाइम कहलाता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसके थ्रू इन सेल्स को डिग्रेड करता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जोना पेल्यूसिडा पे। जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जब आएगा तो जोना लाइसेंस आएंगे और जोना लाइसेंस की वजह से ये जोना पेल्यूसिडा की जो कवरिंग है ये भी डिग्रेड हो जाएगी और ये अंदर की तरफ चला जाएगा। यहीं पे एक छोटा सा कमाल होता है जो कि लिली और जूश ने बताया, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। यहीं पे ही कंपैटिबिलिटी होती है कि जब ये जोना पेल्यूसिडा के ऊपर स्पर्म आएगा, जब जोना पेल्यूसिडा के ऊपर स्पर्म आता है तो क्या होता है वो देख लेते हैं। देख, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और ये जोना पेल्यूसिडा हो गया। क्लियर। ये वाली जो लेयर है ये हो गई जोना पेल्यूसिडा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाली कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो रहा है। जो स्पर्म यहां आएंगे, ठीक है, ये जो स्पर्म है इसमें ये एक्रोसोम दिखाई दे रहे हैं और ये न्यूक्लियस हो गया, ये नेक हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, ये टेल हो गया। ये एक्रोसोम जोना पेल्यूसिडा के ऊपर क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा सेल्स को तो ये हटाया है यहां तक, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम यहां तक तो हटाया है। अब जो ये जोना पेल्यूसिडा है, जोना लाइसेंस की वजह से ये जोना पेल्यूसिडा को डिग्रेड करेगा। लेकिन इस जोना पेल्यूसिडा के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, हम आपको बता चुके हैं, ZP1 जोना पेल्यूसिडा 1, जोना पेल्यूसिडा 2 और जोना पेल्यूसिडा 3। हम आपको ये 3 ग्लाइकोप्रोटीन बता चुके हैं जब हमने ओवा की बात करी। ये बेसिकली यहां की सरफेस के ऊपर होंगे, इन सबको मिला के कंबाइंडली कह देते हैं फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजेंस। तो ये जो फर्टिलाइजेंस हैं या फर्टिलाइजिन है, ये फर्टिलाइजिन जो है स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन जिसे हम कहेंगे एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन। तो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन से कंपैटिबिलिटी देखेगा, क्या ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एक ही स्पीशी के हैं या नहीं। अगर ये एक ही स्पीशी के होंगे तब ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये इसे एंटर करने देगा ओवा के अंदर। अब एक बड़ा मसला कि भाई साहब जब ओवा में स्पर्म जाता है तो स्पर्म का इतना पार्ट जाता है, इतना पार्ट जाता है,
कि पूरा स्पर्म जाता है। समझ में आ रही बात यारी? तो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन किसने दी थी? लिली और जूश ने ये जो थियरी थी कि कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होती है, ये अवधारणा किसने दी? ये थियरी दी किसने? जूश और लिली ने फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन 1919 में। अब स्पर्म कैसे जाता है? आधा पूरा? तो पूरा स्पर्म जाता है। मोस्ट ऑफ द बुक यही कहती हैं पूरा स्पर्म जाता है। और मोस्ट ऑफ द बुक की बात क्या करें, 99% स्पीशीज में पूरा स्पर्म ही ओवा के अंदर चला जाता है। जब स्पर्म पूरा ओवा के अंदर जाता है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसको। क्लियर हुआ? ये इसकी टेल है, दिखा दे। ये मिडिल पीस हो गया और ये नेक हो गई, ये हेड हो गया जिसमें ये आपका एक्रोसोम और ये न्यूक्लियस। देखिए फर्टिलाइजेशन के टाइम से पहले, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो, मेल फीमेल गैमीट्स का जब तक फर्टिलाइजेशन तो ये हो रहा है, उसी में ही ये प्रोसेस चल रहा है। पूरा फर्टिलाइजेशन तब होगा जब कैरियोगैमी यानी एम्फीमिक्सिस हो जाएगी, तब फर्टिलाइजेशन पूरा होगा। अब आती है एक कॉर्टिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जो स्पर्म की कैपेसिटेशन की बात करें, पहले हम कैपेसिटेशन की बात थोड़ी डिटेल पे कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ये वाली बात हम समझा चुके हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन हमने समझा दी है। स्पर्म के कैपेसिटेशन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म जाता है वो कैपेसिटेट कैसे होगा? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो स्पर्म है वो यहां से आया और यहां से इसके अंदर स्पर्म के ऊपर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसके एक्रोसोम के ऊपर होंगे, और एक्रोसोम के ऊपर अगर कुछ सब्सटेंस लगे होंगे तो वो इस एक्रोसोम के एंजाइम को बाहर निकलने नहीं देंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और स्पर्म होता कहां पे? स्पर्म होता है हमारा सीमेन के अंदर, यानी ये लिक्विड हो गया पूरा, और इसके अंदर मान लीजिए इसके आसपास पूरा लिक्विड है, उसके अंदर ये स्पर्म धसा हुआ है, ठीक है, और इसी में ही ये फ्लोट कर रहा है। तो कैसे अराइवल होगा? अराइवल के लिए स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो यहां से मूव करना शुरू करेगा। स्पीड कितनी होती है इसके रोटेशन की? अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ में दो इफेक्ट आएंगे, यानी स्पर्मेटोजोआ को कहां तक आना है? यहां तक आना है, एम्पुला रीजन तक। तो एम्पुला रीजन तक अगर स्पर्मेटोजोआ को आना है तो इसे यहां से चलते हुए यहां आना पड़ेगा, और उसी बीच में देखिए समझते रहिएगा, इधर ओवा आया, साइमल्टेनियसली ये काम हो रहा है, इधर ओवा आ रहा है और इधर से स्पर्म आ रहा है। ओवा लगभग 72 आवर्स तक जिंदा रहता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा सिर्फ 24 आवर्स तक ही ये एक्टिव रह पाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन विद इन 24 आवर करेगा। स्पर्मेटोजोआ यहां से यहां मूव करता हुआ 12 से 24 घंटे में पहुंच जाता है। स्पीड कितनी होती है स्पर्मेटोजोआ की? स्पर्मेटोजोआ की स्पीड जो लोकोमोशन है, देखिए स्पर्मेटोजोआ को मूवमेंट के लिए, तो एक्रोसोमल रिएक्शन तो बेसिकली आ गई, ये कॉर्टिकल कंपैटिबिलिटी आ गई, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो हम तो कैपेसिटेशन और ये इसको सही से समझ पाएंगे, इसको हटाना है। स्पर्म के लोकोमोशन की स्पीड होती है 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, इतना धीमे चलता है, तभी तो उसे 12 से 24 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, एम्पुलर रीजन तक। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एम्पुलरी स्थमिक रीजन है फर्टिलाइजेशन की साइट, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग एम्पुलर रीजन है, याद रखिएगा। अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ यहाँ हो गया, स्पर्मेटोजोआ यहाँ तक आ गया, और ये भी 24 घंटे के अंदर ही फर्टिलाइज कर जाएगा। बात आती है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म की। तो स्पर्म के कैपेसिटेशन में क्या चीजें होती हैं? देखिए जो ये सीमेन था, इसके आसपास जो लिक्विड था सीमेन था, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जो
एक्रोसोम के एंजाइम्स को बाहर रिलीज नहीं होने देंगे। उसको हटाने के लिए यहां सीक्वेंशियल कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होते हैं। अच्छा, वो सब्सटेंस जो स्पर्म को एक्टिवेट नहीं होने दे रहे हैं, सीमेन में ही तो वो सब्सटेंस, देखिए ये सीमेन हो गया, मान लीजिए ये लिक्विड हो गया और यहां आपका स्पर्म है। ठीक, ये स्पर्म इस सीमेन में, इस लिक्विड में धसा हुआ है। तो वो कुछ सब्सटेंस होंगे जो सीमेन में होंगे जो इसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहे हैं। कैपेसिटेशन इज द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्लियर? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक्टिवेट कैसे होगा स्पर्म, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। वो सब्सटेंस जो इसे एक्टिवेट नहीं होने देंगे उसे कहेंगे डीएक्टिवेटिंग फैक्टर। क्या कह देंगे? डीएक्टिवेटिंग या डीकैपेसिटेशन फैक्टर। डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। क्लियर? तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जो कुछ सब्सटेंस रिलीज होंगे वो इसको डीएक्टिवेट करेंगे, डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स को यहां से रिमूव कराएंगे। पहला पॉइंट कैपेसिटेशन का समझ आया। उसके बाद क्या कराएंगे, इसको ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल की वेसिकल्स होंगी, इन कोलेस्ट्रॉल की वेसिकल्स को भी यहां से हटाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन्स होंगी उन मेम्ब्रेन्स को भी यहां से हटाया जाएगा। इसके बाद कैल्शियम आयन, चूंकि आपको पता है कि आपके सीमेन में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैल्शियम आयन होगा, तो जो कैल्शियम आयन है वो इसके अंदर एंटर करेगा। क्लियर हो रहा है? और यही मूवमेंट को, इसके जो फ्लैजिला है या टेल का जो मूवमेंट है वो अभी इस तरीके का मूवमेंट है, और इस तरीके के मूवमेंट को हम कह देते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। जैसे सांप चलता है उस तरीके का मूवमेंट ये पहले इसकी टेल कर रही होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उस तरीके का मूवमेंट क्या कहता है? अंडुलेटिंग मूवमेंट। अंडुलेटिंग मूवमेंट से ये किस तरीके के मूवमेंट में आ जाएगा? ये आपका रोटेटरी मूवमेंट हो जाएगा, जिसे कहेंगे विप्लिश मूवमेंट। क्लियर? इसके बाद जो इंक्रीज करेगी परमिएबिलिटी, एक्रोसोमल कवरिंग की परमिएबिलिटी इंक्रीज जो होगी, और वीकेंड एक्रोसोमल कवरिंग बाय कैल्शियम आयन। एक्रोसोम की कवरिंग को कैल्शियम आयन जो है वो वीक कर देगा और परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, ताकि ये एक्रोसोम अब बाहर अपने एंजाइम से रिलीज कर पाए। कैपेसिटेशन के ये 4-5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये 5 पॉइंट जो हैं, इसमें पहला क्या हो गया, हम इसके ऊपर से कैपेसिटेशन के जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर हैं उनको रिमूव करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के वेसिकल्स को रिमूव करेंगे, उसकी मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ एंट्री देंगे, और कैल्शियम आयन की वजह से इसके मोटाइलिटी में चेंज आएगा, और साथ ही साथ कैल्शियम आयन जो है वो एक्रोसोम के अंदर से एंजाइम्स को बाहर रिलीज कराने में हेल्प करेगा। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। जैसे ही कैपेसिटेशन स्पर्म होगा और ये स्पर्म एंटर मारेगा, वैसे ही ये कैल्शियम आयन की वजह से जो एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही थी, इसके बाद अगला पार्ट था एक्रोसोमल रिएक्शन, वो कैल्शियम आयन की वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी भी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। ये किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? ये एग है आपका, एग का यानी ओवा का। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी और ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा। यहां अब क्वेश्चन आपको बताया कि हमने 300 मिलियन स्पर्म आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। 300 मिलियन स्पर्म में से कितने स्पर्म यहां पहुंच पाते हैं? तो केवल 100 स्पर्म यहां पहुंच पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? जो 100 स्पर्म यहां पहुंच रहे हैं तो इसके आसपास 100 स्पर्म होंगे, तो 100 स्पर्म में से भी सिर्फ एक स्पर्म जैसे ही एंटर करता है
इसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा कैल्शियम आयन की वजह से। साथ ही साथ एक रिएक्शन होती है कॉर्टिकल रिएक्शन, बिल्कुल उसी टाइम पे ही जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे कैल्शियम आयन की वजह से ये भी बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इतना थिक कर देंगे, इतना टफ कर देंगे कि अब कोई भी स्पर्म किसी भी टाइप का एंजाइम निकाले ये इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। तो अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये कहलाएगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन चढ़ गई है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का। लेकिन यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन में एक और पॉइंट था, सॉरी, स्पर्म एंट्री के टाइम पे एक पॉइंट आएगा जब स्पर्म यहाँ एंटर कर रहा होगा तो ये जो आपकी जोना पेल्यूसिडा लेयर है ये स्पर्म यहाँ पे इस तरीके से एंटर करेगा तो ये कोन बनाएगी, उस कोन को कहते हैं कि हम फर्टिलाइजेशन कोन। तो स्पर्म की एंट्री होगी और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। क्लियर हो रहा है? और स्पर्म की एंट्री के तुरंत बाद ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब बात आती है कैरियोगेमी की। कैरियोगेमी क्या मतलब होता है कि इनके न्यूक्लियस का मिल जाना, यानी कि स्पर्म तो अंदर चला गया है, अब स्पर्म के अंदर जाते ही स्पर्म का ये पार्ट जो होता है ये डिग्रेड हो जाता है। एक्रोसोम पहले ही डिग्रेड हो चुका है तो ये जो न्यूक्लियस है ये यहां आ जाता है। साथ ही साथ अब आएगी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बारी। हमने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होती हैं स्पर्म में। शुरुआत की स्टार्टिंग में जब स्पर्म का डायग्राम बता रहे थे तो स्पर्म के डायग्राम में हम लोगों ने बात करी थी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। नहीं अगर है तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स जो होती हैं उनका तो कोई काम नहीं होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलेगा तो ये चीजें तो डिग्रेड हो गई, लेकिन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अभी बची हुई है। जो न्यूक्लियस फीमेल का यहां बैठा होगा तो फीमेल का न्यूक्लियस किस स्टेज में है? सेकेंड मियोसिस के मेटाफेज में। और मेटाफेज में क्यों है हमने आपको बताया था, क्योंकि यहां स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन पा रहे हैं। तो अब ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आई है, अब ऐसा न्यूक्लियस जो यहां है और ये न्यूक्लियस दोनों अलग अलग है तो इसे कहते हैं जो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं अभी, और ये हैप्लॉइड है NN, यानी 23 क्रोमोसोम होंगे दोनों। ये मेल प्रोन्यूक्लियस है और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। अब इनका फर्टिलाइजेशन होना है तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा इसकी हम बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए यहां पे जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हैं ये आपकी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स डिवीजन कराएंगी, इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगी मेटाफेज के आगे, एनाफेज और टीलोफेज। अब डिवीजन जैसे ही हो जाएगा ये मेल और फीमेल के स्पर्म्स एक दूसरे से आके कपलिंग कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके से स्पर्म का एक सेट बन जाएगा और ये डिप्लॉयड हो जाएगी। जो स्पर्म जो न्यूक्लियस का मिलना है उसे कहते हैं कैरियोगेमी या एम्फीमिक्सिस। जो पूरे के पूरा जेनेटिक मटेरियल मिल गया, दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मिल गया, ये हो गई आपकी एम्फीमिक्सिस। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मिलना भी आपका कैरियोगेमी हो गया। ठीक है, तो अब ये पूरा एक फर्टिलाइज्ड ओवा है जिसे अब हम कहेंगे जाइगोट। क्या कह देंगे? जाइगोट। बात खास यहीं पे अब हम कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। जो खास बात ये है कि जो जाइगोट होता है इसमें अब क्या ये न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनती है, इसके बाद ही तुरंत बाद ही ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और यहीं से ही क्लीवेज शुरू हो जाएगा। क्लीवेज क्या होता है ये हम लोग डेवलपमेंट में आगे पढ़ेंगे कि क्लीवेज क्या होता है और क्लीवेज कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पार्ट आएगा, अभी तो सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ लेंगे इसके, लेकिन उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पार्ट आएगा ये हम हटा दे रहे हैं। तो चीजें आपको और दिखा दी जाएंगी, यहाँ पे डायग्राम्स दिखते रहेंगे आपको, तो वो जो डायग्राम्स हैं वो भी देखते रहिएगा, चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। इसकी पूरी रिएक्शंस आपको डायग्राम के थ्रू मिल जाएंगी। और
जो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, फेजेस और इवेंट्स। फेजेस और इवेंट्स या पीरियड। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या किस तरीके से बांटा गया है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड्स आपको यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दो पार्ट दिख रहे हैं। एक तो हमने फेजेस में बांटा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, और दूसरा हमने बांटा है पीरियड्स में। अगर हम फेजेस की बात करें तो तीन फेज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि फेजेस में और पीरियड्स में हम इसे बांट देते हैं। फेजेस की बात करो तो क्लीवेज की बात होती है। क्लीवेज में जैसे ही जाइगोट बनता है ये बहुत तेजी से डिवाइड होते लगता है, ठीक है। और इसमें ये डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस टाइप का होता है, माइटोसिस टाइप का होता है। लेकिन इसमें क्लीवेज और माइटोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि क्लीवेज जो होता है उसमें साइज एक ही रहता है और सेल्स अंदर डिवाइड करती चली जा रही होती हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल्स डिवाइड करती चली जा रही होती हैं। लेकिन इसके जाइगोट का जो साइज है उतना ही साइज मेंटेन रहेगा। ये क्लीवेज और माइटोसिस में एक मेजर डिफरेंस है। बाकी और सारी भी चीजें होती हैं, लेकिन ये मेजर डिफरेंस है कि साइज जो है दोनों का सेम ही रहेगा। जितना बड़ा जाइगोट था उतना ही बड़ा ये क्लीवेज के बाद जितनी भी सेल्स बनेगी वो होगा। अब बात यहाँ पे एक और चीज की कर लेते हैं। क्लीवेज के बाद जब क्लीवेज होता चला जाता है तो ये 2 से 4, 4 से 8, तो जो सेल्स की स्टेज आती है 8 से 16 सेल की स्टेज आ गई, जिसे हमने कह दिया मॉरुला। और फिर मॉरुला के बाद ब्लास्टुला आ गई। ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसिस्ट होती है, एक लेयर आ गई आगे की तरफ। और फिर इसके अंदर एक लेयर्स का ये ग्रुप हो गया, इनर सेल मास। और ये अलग अलग टाइप के सेल्स को दिखा के यहाँ की जो एक अंदर कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जब ये स्टेज आ जाती है तो वो स्टेज क्या आती है, ब्लास्टुला। इसके बाद ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास 3 लेयर बनाएगा। हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो ये 3 लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में जो 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है वो एक्टो, मेसो और एंडोडर्म का फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन पीरियड में होता है। कि जब 3 लेयर्स बन जाती हैं और 3 जर्मिनल लेयर्स का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वो फेज कहलाती है गैस्ट्रुलेशन फेज। इसके बाद ये 3 जर्मिनल लेयर्स से ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे। तभी हम कहते हैं कि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है और ये एंडोडर्मल ओरिजिन है और ये मेसोडर्मल ओरिजिन। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। अगर हम इन सबको पीरियड्स में बातें तो 2 पीरियड में हम बांट सकते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड और एम्ब्रियोनिक पीरियड प्रॉपर, जो मेन एम्ब्रियोनिक पीरियड है और उससे पहले के। तो इसमें क्लीवेज, इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन की बात आएगी। यानी कि मोरुला के बाद जो स्टेज आएगी ब्लास्टोसिस्ट की, तो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो जाइगोट है ये डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो की फॉर्म में आ गया, अब ये एम्ब्रियो बनने लगा है धीरे धीरे। तो ये यूट्रस के पार्ट में जाके यूट्रस से अटैच हो जाएगा और उसे कहेंगे इम्प्लांटेशन। वहां जाके ये जुड़ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो ये इम्प्लांटेशन होता है। इसके बाद गैस्ट्रुलेशन की बात आती है, यानी कि इसके बाद ब्लास्टुला के बाद अब गैस्ट्रुलेशन आएगा, यानी क्लीवेज होगा, फिर ब्लास्टुला स्टेज आएगी यानी जिसमें ब्लास्टोसिस्ट मिलेगी, और ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज के ऊपर जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद इसके अंदर चेंजेस आएंगे, लेयर्स बनेंगी, 3 लेयर के फॉर्मेशन जब हो जाएगा 3 जर्मिनल लेयर का, तो उसे कहते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड, वो पीरियड जिसमें ये हो रहा है। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर उनसे ऑर्गन्स बनना शुरू होंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है वो 3 लेयर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप से उनमें मूवमेंट होते हैं सेल्स के, और वो अरेंज होते हैं यानी अपने आप को रीअरेंज करेंगे, जिन्हें कहेंगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स या मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स हैं उसमें क्या है, हमारी सेल्स जो होती हैं वो इसके अंदर अपने आप को मूव करेंगी और रीअरेंज करेंगी। तो रीअरेंज करने के प्रोसेस को मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद आती है ऑर्गेनोजेनेटिक इवेंट्स। ऑर्गेनोजेनेटिक इवेंट्स यानी ऑर्गन्स का बनना, ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बेसिकली पार्ट होता है।
ये कैसे ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपने समझ लिया, क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे हम लोग इसमें कि क्या होता है सिग्निफिकेंस फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या हैं, आपको दिख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस जो होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स के जो दो डिप्लॉयडी है, हमने आपको बताया था कि हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोम एन और एन होंगे, ये मेल प्रोन्यूक्लियस है, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो 2n कंडीशन आ जाएगी, जो कि 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हो गए, और ये मेंटेन कर दिया किसने, अगर फर्टिलाइजेशन ना होता, मेल फीमेल गैमेट्स ना मिलते, तो क्या ये हो पाता, तो ये नहीं हो पाता। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये डिप्लॉयडी को प्रमोट करता है, क्लियर है। दूसरी चीज है फर्टिलाइजेशन इनिशिएट्स क्लीवेज। अभी हमने आपको क्लीवेज के बारे में बताया कि क्लीवेज जो होता है ये क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिल जाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही ये डिवाइड होने लगती है बहुत तेजी से, माइटोसिस के टाइप से डिवाइड होती है, लेकिन माइटोसिस नहीं होती है, वो बहुत ही तेजी से, इसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, तो क्लीवेज इनिशिएट हो जाता है। इट इंट्रोड्यूस द सेंट्रियोल्स व्हिच आर लैकिंग इन द मैच्योर एग। आपको बताया कि एग में जो एग था उसमें सेंट्रियोल्स नहीं होती थी, हमने आपको बताया था सेंट्रियोल्स नहीं होती, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म से ही आती है, तो यही तो इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंस है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन रिटर्न्स रिजल्ट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द एम्ब्रियो। सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, स्पर्म आया है, इस स्पर्म में 22 प्लस एक्स है या 22 प्लस वाई टाइप का ये है, यानी 23 क्रोमोसोम्स हैं जिसमें से एक्स और वाई ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें से कोई एक ही होगा। अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो ये जो एम्ब्रियो से मिलेगा तो 22 पेयर प्लस एक्स वाई, और अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो 22 पेयर प्लस एक्स एक्स टाइप का सेट होगा। अगर एक्स एक्स टाइप का होगा तो फीमेल होगी, और अगर वाई वाई टाइप का होगा तो मेल का ओरिजिन होगी। तो फर्टिलाइजेशन ही ये डिटरमाइन कर रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन के टाइम पे ही आप लोगों ने ये देखा होगा कि आधे आधे स्पर्म के क्रोमोसोम्स जो बढ़ जाते हैं, आधे में एक्स एक में जाएगा और एक में वाई जाएगा, तो कुछ क्रोमोसोम्स एक्स वाले होते हैं, कुछ वाई वाले होते हैं स्पर्म्स। अब बात करें स्पर्म की, तो मेनली कौन सा ज्यादा रहता है, तो स्पर्म में वाई जिसके पास होता है उसकी मोटिलिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा मोटाइल होता है, और ये तेजी से फर्टिलाइज कर सकता है, तो मेल के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट फीमेल भी हो सकता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल के फीमेल, तो मेल रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरी चीज आती है इट कंबाइंस द कैरेक्टर्स ऑफ टू पेरेंट्स दैट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। अब दो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स कंबाइन होंगे जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, क्लियर हो रहा है। तीसरी चीज आती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डेवलप आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स इनटू द ओवा। हमने आपको बताया कि ओवा के अंदर, ओवा के ऊपर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, ये ओवा है और इसके ऊपर एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दूसरे स्पर्म्स को आने नहीं देगी, तो पॉलीस्पर्मी नहीं होगी, यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर मेंटेन रहेंगे, पॉलीस्पर्मी नहीं होगी, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन आती है, it brings together the chromosomes and genes from two different lines of ancestry and results in new genetic combination। तो अलग अलग एंसेस्ट्री, यानी मेल कहीं अलग से आया है, फीमेल कहीं अलग से आया है, तो दोनों की अलग अलग एंसेस्ट्री से एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारी बेबी बन रहा है, तो जो बेबी बन रहा है ये बेबी दो अलग अलग लाइन से आने वाले फीमेल और मेल से आ रहा है ना, यानी कि मेल कहीं और से आ रहा है, फीमेल कहीं और से रिलेट कर रहा है, और दोनों में फर्टिलाइजेशन के बाद ये बेबी बन रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन के, और जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो एडाप्टेशन बढ़ेगा, और जब एडाप्टेशन बढ़ेगा तो एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसमें ये सर्वाइवल अपना बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये वेरिएशंस आते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से ही हमारे वेरिएशंस भी डिफाइन होते हैं। वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको, आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।